मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 1.1 में एचसीएफ और एलसीएम निकालना। आज हमारा ये दूसरी प्रश्नावली है 1.2, इसका ये पहला भाग है। इसमें हम सिद्ध करते हैं कि संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय हैं। तो इसके बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। आइए एक बार फिर से देखते हैं। पहला सवाल हमारा इस प्रकार है कि सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये दिखाना है कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय क्या होती कहेंगे आप। देखो, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं। जैसे अंदर लिखा है हमारा 2 का वर्गमूल नहीं होता है ना, तो ये अपरिमेय हो गई। रूट में 3 हो गया, अपरिमेय हो गई। ये रूट में 4, ये परिमेय है क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। ठीक, तो यहाँ दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय है। अब √5 ही नहीं, अगर आपकी परीक्षा में √2 आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, तो सबको बिल्कुल इसी भांति करना है। जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, सभी को इसी भांति करना है पूरा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, इसमें कहा गया है कि दिखाओ कि √5 एक अपरिमेय है। हम इसके उल्टा मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना मैंने कि √5 एक परिमेय संख्या है। आप जानते हैं जो परिमेय संख्या होती है उसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो ये √5 क्या है, एक परिमेय अगर है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ ये एक परिमेय संख्या है तो ये जो है A/B के रूप में होनी चाहिए। ठीक, जहाँ A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब आप कह रहे होंगे कि ये सहअभाज्य क्या होता है। तो सहअभाज्य देखो, मैंने लिखा 3 और 4। ठीक, तो ये सहअभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि अगर 3 के हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 × 3 ना, 3 और 1 बनेगा। 4 के करते हैं, 4 का आपका बनेगा 2 और 4 ना 1 बना लो यहाँ। तो देखो, इन दोनों में जो आपका एचसीएफ मिला ना, कितना मिला, 1 मिला। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कोई एचसीएफ ना मिले, यानी कोई गुणनखंड ना मिले, उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो A और B कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ क्रॉस इंटू करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ये आएगा A बराबर √5B। क्या बन गया, A बराबर √5B। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर A का वर्ग क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। ऐसे इधर अगर वर्ग करेंगे इसका ना, तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, बाहर 5 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा B²। ठीक, तो ये बन गया A² बराबर 5B²। अगर हम B² के पास में जो 5 लिखा है इसको नीचे भेज दें इसके, तो क्या आएगा, A² बटे 5 बराबर B²। इसका अर्थ क्या है, यहाँ जो A² है वो 5 द्वारा विभाजित है, यानी A² 5 को नहीं, 5 जो है ना, 5 A² को विभाजित करता है ना, 5 A² को विभाजित करता है। अब देखो आप यहाँ मान लो यहाँ पे लिखा हो 5 का स्क्वायर, तो ये 5 ना, तो 5 का स्क्वायर जो है 5 से कट जाता है, 25 आएगा ना यहाँ। अगर स्क्वायर हटा दें तब भी कट जाएगा। तो अगर A5 जो है A² को विभाजित करता है तो ये 5 जो है A को भी विभाजित करेगा। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, विभाजित करेगा।
ये बात भैया बिल्कुल डन हो गई। ठीक, अब देखो हमारा अगला स्टेप क्या है। 5 किसके नीचे गया है? ए के नीचे। तो अगले स्टेप में हम फिर मानेंगे ए बराबर कितना? 5, और एक नया मान लेते हैं हम सी। ठीक, ये मैंने माना यहाँ। अब देखो यहाँ पे ए बराबर 5 सी आया, इसको हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ इसको चलो 2 मान लो। ए बराबर 5 सी इसमें रखते हैं, ए की जगह 5 सी। तो ए बराबर 5 सी किस में? समीकरण 1 में रखिए, ए के स्थान पे 5 सी। तो क्या आएगा? 5 सी का स्क्वायर बन जाएगा। उधर कितना है? 5 बी स्क्वायर। कितना आएगा? 5 25 सी स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। अब यहाँ से 5 जाएगा नीचे, क्या या इसको नीचे भेज दो इसके। तो यहाँ क्या बनेगा? सी स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर बटे आ गया 25, 5 एकन 5, 5 25। तो यहाँ से क्या आया कि बी स्क्वायर यानी 5 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक, तो जो 5 होगा वो बी को भी 5 बी को भी विभाजित करेगा ना, 5 बी को भी विभाजित करेगा। तो आपने यहाँ से क्या देखा? तुमने ये माना था कि ए और बी जो संख्याएं हैं वो सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब ए और बी जो हैं वो एक के अलावा किसी से नहीं कटती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? जो आपका ए है वो 5 से भी कट रहा है, बी भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो है 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? यहाँ स्पष्ट है, यहाँ स्पष्ट है कि 5 ए व बी दोनों को, ए व बी दोनों को विभाजित करता है। 5 ए व बी दोनों को विभाजित करता है। अगर 5 ए और बी दोनों को काट रहा है तो 5 क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 का हो जाएगा भैया मेरे उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और हमने माना था ए और बी कैसी संख्याएं हैं? ए और बी जो हैं सहभाज्य हैं, नहीं इसका एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ तो ये आ गया ना, 5 गुणनखंड दोनों का हो गया। यानी यह हमारे तथ्य का विरोध करता है। यह कैसा है? विरोधाभास है। यानी हमने जो माना था उसका विरोध कर रहा है, यह विरोधाभास है। ठीक, क्योंकि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए और बी सहभाज्य हैं। तो यह विरोधाभास, ये विरोधाभास क्यों आया? क्योंकि हमने ये माना था ए और बी कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य हैं। ठीक, ये विरोधाभास आने का मेन रीज़न क्या है कि तुमने कहा था कि √5 कैसी संख्या है? परिमेय। अगर परिमेय माना था तो विरोधाभास आ गया। इसका मतलब कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय तो आ गया हमारा उल्टा है, विरोधाभास हो गया। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब इस प्रकार इस टाइप का कोई भी प्रश्न आता है, चाहे वो आपको ये दे दें कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है, सभी को बिल्कुल इसी भांति करेंगे। ठीक, अगर अपरिमेय दिया है, मान लेते हैं परिमेय है, a/b के फॉर्म में करेंगे, क्रॉस इंटू कर देंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। एक बार इस नंबर को 5 के नीचे भेजेंगे, दोबारा मानेंगे a बराबर 5c, या जो भी 3c होगा 3 से कर देंगे वहाँ पे जो सवाल में दिया होगा। ठीक, ये कर दिया। फिर यहाँ एक बार a के नीचे 5 गया था ना, एक बार b के नीचे 5 गया है। और हमने क्या देखा कि जो 5 है a और b दोनों को काट रहा है। तो ये 5 क्या हो गया? a और b दोनों का हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। लेकिन हमने ये माना था कि a और b सहभाज्य हैं, तो ये हमारी बात का विरोध कर रहा है।
ठीक, विरोध क्यों कर रहा है? ये जो विरोध कर रहा है ये हमारे मानने के कारण कर रहा है, क्योंकि हमने ये माना था कि रूट 5 एक परिमेय है, तो ये तो विरोधी हो गया उसका, यानी रूट 5 कैसा होगा? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ में। आज के लिए इतना ही।